हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे हम एकदम कोर एरिया पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, एक शायरी है ना कि अभी हम जब एशिया कप का फाइनल देख रहे थे तो उसमें लास्ट में जो हिंदी कमेंट्री करता है कमेंटेटर, तो नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उसने जो कमेंट्री में जो एक शब्द कहा, वो ये शब्द इतना दोस्तों ऊर्जावान था। उसने कहा कि हमारी हस्ती मिटाने के चक्कर में कितनों के वजूद मिट गए, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। यानी हमारी हस्ती मिटाने के चक्कर में कितनों के वजूद मिट गए, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यार, हिंदी कमेंट्री भी गजब की होती है, सुनो तो एकदम तबीयत खुश हो जाती है। पहले हम लोग हिंदी कमेंट्री भी सुनते थे जब रेडियो पे मैच आता था। दोस्तों, अभी इसमें क्या है कि ना कि जब तैयारी करने लगे पढ़ाई की, और खासकर हमारी थोड़ी सी लाइफ इतनी व्यस्त रहती है दोस्तों कि हम पहले मैच बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखते थे। यानी जब जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी भाई शुरू में कप्तान हुए थे। यानी जब से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुए थे तब तक ऑलमोस्ट हम तब तक मैच को देखते रहे हैं दोस्तों। फिर धीरे धीरे कप्तानी का डाइवर्जन हुआ, विराट कोहली तक आए, तो हम शायद 2019 का वर्ल्ड कप उतना क्लियर तरीके से नहीं देखे थे दोस्तों। 15 तक का देखे थे। 15 के बाद क्रिकेट से थोड़ा सा हमारा अलग दूरी बढ़ते चला गया। तो अभी कल वाला मैच थोड़ा सा हम हाईलाइट देख रहे थे, तो उसमें लास्ट कमेंट्री वो यही बोलता है कि हमारी हस्ती मिटाने के चक्कर में कितनों के वजूद मिट गए, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गजब की कमेंट्री करते हैं भाई साहब। चलिए दोस्तों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। दरअसल अगर आपको हम पीछे थोड़ा सा बैक तरीके से आपको बताने का प्रयास करें, हमने आपको भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्राथमिक बातें होती हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कारण क्या थे ये भी बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हो जाता है? 8 अगस्त 1942 को फाइनली अप्रूवल होता है, लेकिन 9 अगस्त यानी 8 अगस्त की 12 बजे, जैसे कहें कि 9 अगस्त शुरू हो जाता है, उसी समय 0 आवर्स लग जाता है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को अरेस्ट किया जाता है। तो ये सब कहानी इसके पहले, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन के कारण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताया था। अब आज हम थोड़ा सा इसी के आगे बताने का प्रयास करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही स्टार्ट हुआ, अंग्रेज क्या कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरीके से चल रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें समझ जाइए। जैसे ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि कौन तैयार करता है? इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है व्यक्तिगत सत्याग्रह से। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन होते हैं? आचार्य विनोबा भावे। द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तृतीय होते हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी। यानी गांधी जी ने आह्वान किया था, 1942 की बात ही है, कि जो लोग अपने आप में सक्षम है वही लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएं, अपने से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह करें। जो लोग सक्षम है, आम जनता का इन्वॉल्वेशन न किया जाए। गांधी जी का मानना यह था कि जो लोग सक्षम है वो लोग अपने हिसाब से व्यक्तिगत सत्याग्रह करें, कांग्रेस का विरोध करें और सत्य के लिए आग्रह करें, व्यक्तिगत रूप से करें। और इसी की पृष्ठभूमि में आगे आगे आते आते दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 1939 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। यही वो टर्निंग पॉइंट भी होता है दोस्तों। दरअसल इतिहास में इस तरीके से इतिहास को लिखा भी नहीं गया है। पीछे का वास्तविक कारण अगर आप नहीं बताएंगे, 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें बाबू सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। अभी ये पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के घोषित उम्मीदवार थे। गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया हमारी तरफ से उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, और उधर से बाबू सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए वोटिंग हुआ, तो वोटिंग में बाबू सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। 1585 वोट बाबू सुभाष चंद्र बोस को मिलते हैं, और 1335 से 37 कुछ वोट ऐसे जो है पट्टाभी सीतारामैया को मिलते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार हमारी वास्तविक हार है, यानी हमारी निजी हार है। इसलिए अपनी बात को लेते हुए वह जो है अपना नाम वापस ले लेते हैं। बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को ये बातें थोड़ी सी बहुत कड़वी लग जाती हैं कि ये कौन सा हम आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं भारत के, कि जहां पर हम केवल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए आपस में इतनी नाराजगी कर लेते हैं, तो हम आज़ादी कैसे दिलाएंगे। बाबू सुभाष चंद्र बोस जी यहीं से जो है दोस्तों
पीछे हटने का प्रयास करते हैं। उनका मानना कांग्रेस के ऊपर से वो हट जाता है, उठ जाता है, कांग्रेस से विश्वास खत्म हो जाता है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने नेतृत्व में भारत को आज़ादी दिला देगी। हाँ दोस्तों, फिर बाबू सुभाष चंद्र जी हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं जर्मनी जापान के माध्यम से। वो जो है अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति के दम पर यानी सशस्त्र विद्रोह यानी तलवार बम पिस्तौल युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को भगाने की जो चेष्टा रखते हैं। जो अंग्रेजों के जो शत्रु होते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया ना सेकंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें एक जरूरी था कि अब वो किधर जाएं, या तो जो अंग्रेजों के विरुद्ध है उन्हीं के पास जाएंगे, तो अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ रहे थे जर्मनी जापान, तो ये इनके साथ चले जाते हैं दोस्तों। और फाइनली जो है बर्मा पर फाइनली ये जो है अंडमान निकोबार को स्वतंत्र भी करा लेते हैं, यानी 16 मार्च 1942 तक। अब देखिए घटनाएं कितनी तेजी से बदल रही थी, 2-3 साल के अंदर में कमांडर बन जाते हैं, चीफ इन कमांडर बन जाते हैं बाबू सुभाष चंद्र बोस जी का। हम 1 से 2 वीडियो में पूरा आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, क्योंकि जितना तवज्जो आप यहाँ पर अन्य नेताओं को देते हैं, बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को भी उतना देने का प्रयास करिए दोस्तों, क्योंकि बाबू सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके नेतृत्व में जो है भारत की सेना भी जो है अंग्रेजों का विरोध करने लग जाती है। तो इससे जो है अंग्रेजों के हाथ पांव खड़े होना शुरू हो जाते हैं कि सेना अगर विद्रोह करेगी तब तो समस्या हो जाएगी। हाँ दोस्तों, फिलहाल बाबू सुभाष चंद्र बोस जी का जब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल अब आज की क्लास, जैसे यहाँ पर हमने जो लिखा था कि गांधी जी ने 9 अगस्त 1925 के डेट को ही क्यों चुना था, इसी डेट को उन्होंने चुना था। दरअसल आप देखिए यहाँ पर बाबू सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा और प्लस जो भारत में राष्ट्रवाद के जो क्रांतिकारी के पहरी थे उनकी विचारधारा का समायोजन गांधी जी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जो डेट चुन रहे हैं 9 अगस्त 1925 को, दरअसल 9 अगस्त 1925 को ही, माफ करिएगा, 9 अगस्त 1925 को ही काकोरी कांड हुआ था। हाँ दोस्तों, और काकोरी स्मृति दिवस भी मनाया जाता था भगत सिंह के द्वारा। तो इसीलिए इस आंदोलन का जो डेट चुनते हैं 9 अगस्त 1942। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की स्मृति को भगत सिंह ने काकोरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इलाहाबाद जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि करो या मरो का मतलब ये नहीं होता है कि हिंसा करना। करो या मरो का मतलब जैसे एक लोकल लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, जैसे आपने कोई चीज मांग किया, हमने कहा नहीं देंगे, तो आपने कहा चाहे करो चाहे मरो, उससे हमसे ना मतलब हमको दो। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं गांधी जो मास्टर स्ट्रोकर होते हैं, जो मास्टर पॉलिटिशियन होते हैं, वो ऐसी बातों का प्रयोग कर देते हैं ताकि कोर्ट में इनको भी बचने का मौका मिले। आप इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप यूज करते हैं, अंग्रेज होकर के भारत में व्यापार करने आते हैं, पूरा भारत को अपने कब्जे में कर लेते हैं, धन का निर्गमन यहाँ से करते हैं, तो आपके खिलाफ मास्टर स्ट्रोक होना चाहिए। और इतना बड़ा राजनीतिक, इतने बड़े पॉलिटिशियन, इन्होंने कहा आपने नारा दिया था करो या मरो, गांधी जी ने कहा हमने ये नारा नहीं दिया था करो या मरो, हमने आपसे निवेदन किया था कि आप हमें आजादी दो, यानी आप करो या चाहे मरो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आपको आजादी देने में आपकी मैयत हो जाती है या आपकी आजादी आप नहीं देना चाहते तो आप करिए चाहे मरिए, उससे हमें मतलब नहीं, हमें उनको आजादी दीजिए। इनका कहने का तात्पर्य था, ये शब्दों में उलझा दिए थे गांधी जी। यही वो दौर होता है, लेकिन अंग्रेज फिर भी इनके पीछे पड़ जाते हैं दोस्तों। फिलहाल अब देखिए वही वो डेट चुनते हैं और वो तरीका चुनते हैं बाबू सुभाष चंद्र। जैसे बाबू सुभाष चंद्र बोस जी सीधा युद्ध कराने का प्रयास करते हैं कि अगर बाबू सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करते, जबलपुर में अगर अध्यक्ष बनते, एक ही वर्ष के लिए अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते, तो कांग्रेस के जितने नेता होते हैं, जितने कांग्रेसी होते हैं, जो युवाओं का जो उबाल, जो गुस्सा अंग्रेजों के प्रति भड़क रहा था, वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रक्त रंजित क्रांति भी होती दोस्तों, एक बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह भी भारत में देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि बाबू सुभाष चंद्र बोस जी कहीं न कहीं दूसरी विचारधारा से थे, और बस उन्हें एक मंच की जरूरत थी, और वो मंच कांग्रेसियों ने उन्हें देना नहीं चाहा, क्योंकि कांग्रेसियों को शायद पहले से भी कहीं न कहीं से यह जो है भनक लग गया था कि बाबू सुभाष चंद्र बोस जी कहीं न कहीं सशस्त्र क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको जो है नेग्लेक्ट किया गया। अंतोगत करते भी वो अंग्रेजों के मित्र राष्ट्र, अंग्रेजों के जो शत्रु राष्ट्र होते हैं, उनसे मिलकर के सशस्त्र विद्रोह करते भी हैं, यानी डायरेक्ट हमला भी कर देते हैं, अंडमान निकोबार को स्वतंत्र भी करा लेते हैं 16 मार्च 1942 तक आते आते। तो 42 की घटना हम आपको बताएं, उसके पहले ही आपको बता रहे, यानी एक तरफ युवा जो था वो पूरी तरीके से जो है अंग्रेजी कानून, नियम,
तौर तरीकों को मानने से जो है परहेज कर रहा था। उसके अंदर राष्ट्रवादी चेतना जो है बहुत अच्छे तरीके से अब फ्रंट पे आ गई थी, और जो युवा थे वो ये इस चीज को अच्छी तरीके से जान गए थे कि जो अंग्रेज हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का खून चूस रहे हैं। ये बात गांधी जी और जितने कांग्रेसी नेता होते हैं, जितने भी राष्ट्रवादी नेता होते हैं, उन सब ने भारतीयों के पटल पर पंपलेटों, समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात आम जनमानस तक पहुंचा दिया था कि हम एक देश के हैं, हम एक राष्ट्र के हैं। आप प्रांत वाली बात छोड़ दीजिए, आप जमींदार हैं वो बात छोड़ दीजिए, आप राजपूत हैं वो विचारधारा छोड़ दीजिए, आप मुसलमान हैं वो विचारधारा छोड़ दीजिए, आप वाणिज्यिक वर्ग से बिलोंग करते हैं आप वो विचारधारा छोड़ दीजिए। आप लोगों का एक ही राष्ट्र है दोस्तों, और वो राष्ट्रीय भावना से आप ओत-प्रोत रहिए। और ये बात जितने भी आंदोलनकारी होते हैं, जितने भी राष्ट्रवादी नेता होते हैं, वो इस बात को लोगों के जेहन में अच्छी तरीके से उतार दिए थे, पूरी तरीके से। हाँ दोस्तों, तो तो जब उतार दिए थे यह बात, अब युवाओं के अंदर गुस्सा भड़क रहा था पूरी तरीके से। अब ऐसे में गांधी जी और सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, और अमेरिका जो है अटलांटिक चार्टर कि जो सुझाव थे उस सुझाव को भारत में भी लागू करने के दबाव डाल रहा था। चीन का जो राष्ट्रपति था साई चांग, वह भी भारत को स्वतंत्र कराने की बात कर रहा था। ब्रिटेन के जो सांसद थे यानी इंग्लैंड के जो सांसद थे, वह भी इस बात की पुष्टि कर रहे थे, इस बात पर जोर डाल रहे थे अंग्रेजों के ऊपर कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करिए, उसके लिए वो जो मांग रहे हैं वह उन्हें दे दीजिए। यानी अंग्रेज कहीं न कहीं तो चारों तरफ से घिर चुके थे, लेकिन अंग्रेज इस प्रकार से प्रस्ताव को लाते थे भारतीयों के सामने, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, कि अंग्रेज विश्व बिरादरी में ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इन्हें स्वराज्य देने की बात तो कर रहे हैं, उनके पास भी जा रहे हैं, लेकिन ये लोग स्वराज्य नहीं लेने की बात कर रहे हैं। अब जैसे आजादी के बाद जो है हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, ऐसी बात ये लोग जो कर रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो बातें होती हैं दोस्तों, अब भारतीयों को मन में अड़ती नहीं है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और अटलांटिक चार्टर में ये बात लिखी थी कि यदि जो भी उपनिवेश आपके अंतर्गत नहीं रहना चाहते हैं, यानी जो भी राष्ट्र जहां पर आपने कब्जा किया है, वह राष्ट्र के लोग अगर आप के अधीन नहीं रहना चाहते हैं तो आप उन्हें स्वतंत्र कर देंगे। अटलांटिक चार्टर में अमेरिका ने यह बात स्पष्ट रूप से लिखा था। अब जरूरत था क्या, यानी एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी, वो एक प्रकार से कहें जो अंग्रेजों के जो मित्र, जो अंग्रेजों के जो शत्रु राष्ट्र थे, यानी अंग्रेज कहने का मतलब चाहे अमेरिका हो गया चाहे ब्रिटेन, दोनों एक ही थे, अमेरिका ब्रिटेन, और वहां जर्मनी और जो है दोस्तों जापान एक तरफ थे। तो ये दोनों धड़े अगर आपस में लड़ रहे हैं तो इनके जो उपनिवेश होंगे, हाँ दोस्तों, यहीं पर कहीं ना कहीं हमें लगता है थोड़ा सा चीज को सही तरीके से आकलित नहीं कर पाए। कौन? बाबू सुभाष चंद्र बोस जी। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन एक तरफ है, जर्मनी जापान एक तरफ। अगर ये दोनों कोलैप्स करेंगे, युद्ध करेंगे, तो जो जहां तक जापान का कब्जा है, जहां तक जापान ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता, उसको जब अंग्रेज जीतेंगे तो उसे अपने अंडर में कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। जुल्म, उत्पीड़न, प्रताड़ना, ये अलग बात हो जाएगी। लेकिन गांधी जी इसी समय गांधी जी भी वैश्विक राजनीति को वर्तमान परिस्थिति से जोड़ के बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे। गांधी जी समझे कि अगर इस समय एक ऐसा मूवमेंट चलाया जाए, एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो विश्व बिरादरी में यह मैसेज पहुंच जाए कि हम भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहते, हमें भी अब पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसीलिए गांधी जी करो या मरो का आंदोलन करते हैं, और ये बात विश्व बिरादरी तक पहुंच भी जाती है कि अंग्रेजों के अधीन रहने वाले भारतीय लोग भी अंग्रेजों से नाराज हैं। हाँ दोस्तों, तो ये बात वो पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि आंदोलन जब शुरू हो रहा है तो हो क्या रहा है। तो यहाँ तक की कहानी हमने आपको बताया था कि आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए। इसके पहले क्लास में हमने आपको बताया था, जो ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी भाषण देते हैं, उसमें कहते हैं कि आप लोगों को अब एक इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए जैसे कि आप स्वतंत्र हो। गांधी जी ने कहा कि हम गुलामी अस्थायी बनाए जाना नहीं देख सकते थे,
और ये सारी क्लासेस हमने इसके पहले क्लास में बताया है। गांधी जी ने लोगों को निर्देश दिए थे। गांधी जी ने निर्देश भी क्या दिया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े परंतु कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे। यानी उन्होंने कहा था सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन वो समझे कि हमारा जो कर्ता धर्ता है, हमारी जो सरकार है, हमारी जो सर्वे सर्वा है, वो क्या है, कांग्रेस है, न कि अंग्रेज है। राजा महाराजा भारतीय जनता की सत्ता स्वीकार कर ले और रियासत में रहने वाली जनता भारत को अपना अंग समझे। यानी राजाओं महाराजाओं को भी गांधी जी ने चेताया था कि अब भारत की जनता की सत्ता को स्वीकार कर लीजिए और जो है जो रियासत यानी जो रजवाड़ों की जो जनता है वह भारत को अपना अंग समझे। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब वह आजादी के बाद तक इस पर अडिग रहे। यानी उन्होंने छात्रों से भी आह्वान किया था कि यदि आप आजादी के आंदोलन में आना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई अगर छोड़ के आ रहे हैं तो आप उस पर अंत तक अडिग रहें। आप ये मत कहें कि नहीं हम पढ़ाई छोड़ के आए तो हमको डिग्री चाहिए, हमको कुछ जो है छूट चाहिए ताकि हमारी डिग्री मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अंत तक अडिग रहे। आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो छोड़ दिया। काश्तकारों को निर्देश था कि जमींदार उनका साथ न दे तो कर न दे। काश्तकार यानी कृषकों यानी किसानों को गांधी जी ने आह्वान किया था कि जो जमींदार आपके साथ आपके हितों के साथ हैं, अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं दोस्तों, आप उन्हें टैक्स और कर दीजिए, लेकिन जो जमींदार अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं उन जमींदारों को आप लगान न दें। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान से दिया था, इसलिए इसी मैदान को अगस्त क्रांति का मैदान कहा जाता है। दरअसल जो है दोस्तों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों के विरोध में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, अंग्रेजों के समर्थन में बहुत ज्यादा लोग थे। जैसे अगर आप देसी रियासतों को देख लीजिए, जैसे आप जमींदारों को देख लीजिए, जैसे आप उद्योगपतियों को देख लीजिए, यानी एक बहुत बड़ा धनाढ्य वर्ग जो पैसे के बलबूते मजबूत था, वो यह वर्ग नहीं चाहता था कि गांधी जी जैसे लोग आजादी दिलाएं, गांधी जी जैसे लोग भारत को स्वतंत्र कराएं। ये लोग अंग्रेजों के पक्षधर ही थे। खासकर वो महाराजा, खासकर वो देसी रियासत जिनको अंग्रेजों ने मार करके जो है अपने कब्जे में कर लिया था, वो लोग कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत हो गए थे कि अंग्रेज यहाँ से भगा दिया जाए तो ज्यादा है। लेकिन जो अंग्रेजों के सहायक राज्य थे, जो देसी रियासत थे, जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों में चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, वो लोग अंग्रेजों के भगाने के पक्षधर नहीं थे दोस्तों। यानी यह आंदोलन कहीं न कहीं मजदूरों का, कहीं न कहीं शोषितों का, कहीं न कहीं वंचितों का, कहीं न कहीं किसानों का, एक प्रकार से ऐसे ही वर्ग का था है दोस्तों। और इसी वर्ग ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया था। आप सबसे मेन मुद्दा आप यही समझिए दोस्तों, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए राजा महाराजा और राजा कोई नहीं आया था। राजा महाराजा तो चाहते थे अंग्रेज हमारे साथ सहायक रूप में रहें है दोस्तों। आप इस बात को समझिए। आइए अब कहानी आगे से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। जैसे ही 8 अगस्त को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण दिया, हम कल 9 अगस्त 1942 से काकोरी कांड की स्मृति के दिवस के रूप में हम जो है इस आंदोलन को चलाने जा रहे हैं और आप लोगों को एक नारा देते हैं, करो या मरो। हाँ दोस्तों, उसी नारे को लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद में मरो या मारो का नारे में तब्दील कर दिया था। अब हुआ क्या था कि जैसे ही ऑपरेशन जीरो आवर्स चालू हुआ, कांग्रेस के जो भी बड़े नेता थे, जो भी बड़े नेता की अगर हम बात करें तो चाहे उनमें चाहे जो भी बड़े नेता थे, सभी की बात किया जाए, जैसे गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई है, सरोजनी नायडू और भूला भाई देसाई, ये पूरा के आगा खां पैलेस में नजरबंद हो जाते हैं। आगे चल करके जो है दोस्तों, इसी आगा खान पैलेस यानी जो जेल में तब्दील किया गया था, जहां पर इन्हें जो है क्या किया गया था, नजरबंद किया गया था, इसी जेल में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई गांधी और इनके मित्र भूला भाई देसाई, इन दोनों की जो है दोस्तों मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब आइए, सुचिता कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, अरुणा आसफ अली, गोविंद बल्लभ पंत, यानी सुचिता कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, अरुणा आसफ अली और पट्टाभी सीतारमैया, ये 4 लोगों को अहमदाबाद के किले में कैद कर लिया गया था है दोस्तों। अहमदाबाद के किले में कैद कर लिया गया था। नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा जेल कहाँ, अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू को जिस जेल में रखा गया था उस जेल का नाम क्या था, अल्मोड़ा जेल। अगर आपसे ये पूछ ले कि अल्मोड़ा जेल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है, आप इसे जानते रहिए। बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अगर आपसे कोई पूछे कि बांकीपुर जेल कहाँ है, जहां पर 1942 आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को जेल में रखा गया था, तो पटना के पास है बांकीपुर जेल है दोस्तों। बांकुड़ा जेल में आगा खान, अगर आपसे कोई पूछे कि 1942 में आगा खान को जिस पैलेस में गिरफ्तार किया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था, उस पैलेस का नाम क्या है, तो वो बांकुड़ा जेल था। वो बांकुड़ा जेल कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में है, आप इसे जानते रहिए। बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने, यानी
अब कांग्रेस के जितने नेता थे, कांग्रेस के जो नेतृत्व करता थे, भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, उन सारे नेतृत्वकर्ताओं को, उन सारे कांग्रेस के बड़े लीडरों को अंग्रेजों ने जो है इस तरीके से हाउस अरेस्ट किया, जिससे जो है बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता थे, बिहार सरकार का पक्ष रखने वाले बलदेव सहाय से नाराज होते हैं और उन्होंने अपने इस पद से, महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे देते हैं। दोस्तों, बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने सरकार के इस कदम से नाराज होकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जब इस्तीफा दिया तो यह जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, और कांग्रेस जितने भी बड़े लीडर थे इस आंदोलन के, वो सब गिरफ्तार हो जाते हैं। इसीलिए इस आंदोलन को स्वतः स्वस्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हो गई थी, स्वयं इन्वॉल्व हो गई थी। दोस्तों, इसीलिए इस आंदोलन को स्वस्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है यह आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन हो गया था। अब आइए, जब आंदोलन स्वस्फूर्त हो गया तो इस आंदोलन को चलाने का जो नेतृत्व था, जो सेकंड नंबर पे जो कांग्रेसी थे, उनमें जैसे अच्युत पटवर्धन थे, अरुणा आसफ अली थी, सुचिता कृपलानी थी, राम मनोहर लोहिया थे, बीजू पटनायक थे, छोटू भाई खुंडालिक ने किया था। यानी बड़े लीडर गिरफ्तार हो गए तो छोटे लीडरों ने अपना मोर्चा संभाला और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस आंदोलन का संचालन भी किया। जैसे अगर हम आपको बताएं दोस्तों कि आंदोलन की प्रगति अगर देखा जाए कि वास्तव में हमने आपको बताया ना कि यह आंदोलन जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से बनी थी, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नारे से सामुदायिक रूप में बदल दिया गया था। और यह आंदोलन सत्याग्रह के नाम से प्रारंभ, परंतु जगह जगह पर यह आंदोलन हिंसात्मक भी हो गया। हाँ दोस्तों, आंदोलनकारियों ने, हमने आपको लिखा है कि आंदोलनकारियों ने टेलीफोन, डाक तार, रेलवे इत्यादि को नुकसान पहुंचा, रेल की पटरियों को उखाड़ कर फेंक दिया। और अंतोगत हुआ क्या दोस्तों, रेल की पटरी उखाड़ने से असम में एक ट्रेन पलट गई। ट्रेन पलटने में 150 लोग मारे गए थे। हाँ दोस्तों, जमशेदपुर, पूना, कानपुर, बम्बई और सूरत में कपड़ा मिलों में हड़तालें हुई। जमशेदपुर, सूरत, कानपुर, बम्बई में कपड़ा मिलों में हड़तालें हुई। सबसे ज्यादा हड़तालें लंबे समय तक चली थी, 3 माह तक चली थी दोस्तों। वह चली थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद तो स्टालिन ग्राउंड बन चुका था दोस्तों। इसी समय नवंबर 1942 में हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो है दोस्तों दीवार कूद कर भागे थे कौन, वो व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, जेल तोड़ करके भाग गए थे। और इनके साथ जो 2 व्यक्ति थे, एक थे रामानंद मिश्रा और सीताराम केसरी। जानते रहिए वो जो व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण के साथ साथ रामानंद मिश्रा और सीताराम केसरी भी जेल फांद करके भागे थे। जयप्रकाश नारायण बंबई पहुंचे थे, यानी जेल फांद कर भागने के बाद जयप्रकाश नारायण बंबई पहुंचे। वहां पर उन्होंने केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किया। इस समिति को आजाद दस्ता भी कहा जाता है, ये जानते रहिए। केंद्रीय संग्राम समिति का गठन कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, इसी समिति को आजाद दस्ता भी कहा जाता है, आप इसे भी जानते रहिए। बंबई और नासिक में भूमिगत रेडियो का संचालन हुआ। इस आंदोलन के प्रचार एवं प्रसार के लिए बंबई से उषा मेहता और नासिक से बाबू भाई ने रेडियो का संचालन किया था। लेकिन शीघ्र ही उषा मेहता, बाबू भाई ने क्या किया था दोस्तों? रेडियो का संचालन किया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि अंग्रेजों को पता चल गया और रेडियो कि इस जगह पर जहां से लोग लोगों को सूचनाएं देते थे, रेडियो जब्त कर लिया गया। और इसके आरोप में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा दिया गया था। आपने देखा, लोग रेल पटरियां उखाड़ दिए, तारों को उखाड़ दिए, यानी अंग्रेजों के जो भी प्रतीक चिन्ह थे उन चिन्हों पर प्रहार किया गया। यानी एक प्रकार से कहें, आपकी रेल पटरी नहीं चाहिए, आपके डाक नहीं चाहिए, आपके तार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें स्वराज्य चाहिए, हम अपना चला लेंगे। हाँ दोस्तों, अब हुआ क्या, गांधी जी का आमरण अनशन होता है। आमरण अनशन के पीछे कारण क्या था कि जितनी भी घटनाएं हुई, जो भी हिंसक प्रवृत्तियां हुई, उन सबका दोष अंग्रेजों ने किस पर मढ़ा? उन सबका दोष अंग्रेजों ने गांधी जी पर मढ़ा और कांग्रेस पर मढ़ा। गांधी जी इसके लिए जो है न्यायिक जांच की बात करते थे कि आप न्यायिक जांच कराइए और उसके बाद आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए। हमने कभी भी कहीं भी किसी भी अपनी स्पीच में, अपनी भाषा में जो है हिंसा का सपोर्ट नहीं किया है। हाँ दोस्तों, ये बात गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा, मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो का नारा लिखकर चिपका लेना चाहिए, जिससे यदि सत्याग्रह करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो इन्हें चिन्ह के आधार पर उसे दूसरे लोगों से अलग किया जा सके जिनका अहिंसा में विश्वास नहीं। गांधी जी ने यह बात किया था कि जो भी
भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व करता है, लीडर हैं या जो भी कार्यकर्ता है, वो लोग एक तख्ती चिपटा ले अपने पेट पे, अपने पीठ पर, ताकि अन्य लोगों से उसे अलग कर दिया जाए, ताकि ये पता चले कि इस व्यक्ति का हिंसा में किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वेशन नहीं है दोस्तों। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे दोषों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया, आरोप लगा दिया, लेकिन सरकार ने इनकी किसी मांग को नहीं मान रहे थे, तो 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रख दिया शुरू किया, जिसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने सरकार पर दबाव बनाया है तो गांधी जी को रिहा कराने के लिए विदेशी समाचार पत्रों ने भी गांधी जी को रिहा करने का दबाव बनाया। लेकिन एक अड़ियल ब्रिटेन प्रधानमंत्री था चर्चिल ये कहता था कि जिस समय हम पूरी दुनिया को जीत रहे हैं, उस समय एक कमबख्त बुढ़े के सामने हम झुक जाएं, आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन आत्मसमर्पण करना भी पड़ता है इन्हें दोस्तों। होता क्या है कि 7 मार्च 1943 को इन्हें अपना उपवास समाप्त कर दिया। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपना उपवास समाप्त कर दिया। 10 फरवरी 1943 से ये शुरू किए थे 21 दिन का उपवास, लेकिन समाप्त करते हैं 7 मार्च 1943 को। इन्होंने अपना उपवास समाप्त कर दिया था। गांधी जी का स्वास्थ्य अनवरत बिगड़ रहा था, इसीलिए 6 मई 1944 को इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया गया। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये बुढ़ा अगर कहीं इसी जेल में खत्म हो गया, मर गया, तो फिर तो जो परिस्थितियां और भी हमारे लिए गंभीर हो जाएंगी, हम लोग इंग्लैंड भाग भी नहीं पाएंगे, हमको यहीं मार डाला जाएगा। ये समझ गए थे अच्छी तरीके से। हाँ दोस्तों, गांधी जी के साथ 62 वर्ष तक वैवाहिक जीवन यापन करने वाली कस्तूरबा गांधी की पूना के आगा खां पहले से मृत्यु हो गई और इसी जेल में उनके निजी सचिव महादेव देसाई, दोस्तों हमने माफ करिएगा, हमने यहाँ पर जो है भूला भाई देसाई को बात कर दिया था। महादेव देसाई की मृत्यु हो गई थी, इसी जेल में उनके निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। फलदा गांधी जी भूला भाई देसाई एवं सरोजिनी नायडू के साथ जेल से बाहर आए थे। हाँ दोस्तों, गांधी जी भूला भाई देसाई एवं सरोजिनी नायडू के साथ जेल से बाहर आए थे। कस्तूरबा गांधी और इनके जो निजी सचिव थे, उनका नाम जो था दोस्तों महादेव देसाई की मृत्यु हो गई थी। हाँ दोस्तों, आगे वाली क्लास में हम आपको समानांतर सरकारों की गठन जो हुआ था उसे भी बताने का प्रयास करेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन कौन कर रहे थे वो भी बताने का प्रयास करेंगे। एक क्लास और लेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन एकदम डेप्थ में खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत आभार जितने लोग जुड़े थे, धन्यवाद दोस्तों। क्लास अगर आप लोगों के पास पहुंचा करें तो शेयर कर दिया करिए।